नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 है, पेपर 2 का जो सिलेबस है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ आसान ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे जो हम करें तो उससे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए सब चीज़ का। और अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं, संभावना है पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आपके सिलेबस से ही रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस से ही रिगार्डिंग है तो आपको जरूर इसको देखना चाहिए। क्वेश्चन जरूर आसान है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता होगा, लेकिन एक बार आप देख लें तो आपको भी हो सकता है रिवीजन हो जाए। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन लाएंगे वो इससे थोड़ा लेवल ज़्यादा रहेगा। तो ये शुरुआत है, आगे इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। इससे पहले भी प्रीवियस में भी हमने कई सारा वीडियो अपलोड किया है पेपर 2 के रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके वीडियोज़ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और मैक्सिमम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। सब चीज़ हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान से बस अच्छे से सुने, क्योंकि इसका जो टर्मिनोलॉजी है आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसका जो टर्मिनोलॉजी है अधिकतर आपको मैक्सिमम इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इंग्लिश में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, आगे जो भी हायर स्टडीज़ है इंग्लिश में ही अगर किया जाए तो बेहतर रहता है। लेकिन फिर भी इसका जो टर्मिनोलॉजी है अधिकतर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब चीज़ अब हिंदी में उसको हम बता ही रहे हैं, तो दोनों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छे से देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द टर्म रेफ्यूज। देखिए रेफ्यूज, गार्बेज, एसेज, रबिश, ये सारा शब्द आप सुने होंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये शब्द। और अक्सर ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि आपको इसका बेसिक पता है कि नहीं, गार्बेज क्या होता है, रबिश क्या होता है, रेफ्यूज क्या होता है। तो वही है, उसी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सप्लेन करेंगे हम इसको अच्छे से। द टर्म रेफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड। देखिए रेफ्यूज में हम लोग किसको नहीं रखते हैं, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, नॉन पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, एसडब्ल्यू का मतलब सॉलिड वेस्ट, एक्सक्रीटा या एसेज। देखिए यदि आपको रेफ्यूज़ पता होता तो ज़रूर आप इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन अगर रेफ्यूज़ टर्म का ही मतलब नहीं पता है तो दिक्कत हो सकता है। तो रेफ्यूज़ क्या होता है, देखिए दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा गार्बेज, गार्बेज पढ़ा होगा। गार्बेज रबिश क्या एक प्रकार से वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट ही है, गार्बेज कही है, रबिश है कही है, सॉलिड वेस्ट ही है। लेकिन कुछ डिकम्पोजेबल होता है, कुछ डिकम्पोजेबल, कुछ जो वेस्ट होता है आप जानते हैं, कुछ जो वेस्ट होता है आपके घर से ही निकलता है होगा, घरेलू वेस्ट जो होता है, डोमेस्टिक वेस्ट, उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम डिकम्पोजेबल होता है, कुछ नॉन डिकम्पोजेबल होता है। जैसे सब्जी का छिलका हो सकता है, फल का छिलका वगैरह हो सकता है, वो सब क्या है, डिकम्पोजेबल है। तो जो भी डिकम्पोजेबल है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सब्जी का छिलका या फल का छिलका है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो डिकम्पोजेबल है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्यूज़ कहेंगे, या इसी को और दूसरा भाषा में गार्बेज भी इसी को बोलते हैं। ये भी ध्यान रखें, मतलब जितना भी पुट्रिसेबल है, पुट्रिसेबल का मतलब भी वही है, सब साइनोनिम से एक प्रकार से समझ सकते हैं। पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट कहिए, गार्बेज कहिए, रिफ्यूज़ कहिए, आपस में सब साइनोनिम्स है, जिसका मतलब क्या होता है कि डिकम्पोजेबल सॉलिड वेस्ट जो आसानी से नेचुरल हैबिटेट में खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाए। और दूसरा एक होता है रबिश, रबिश भी सुने होंगे। रबिश तो एकदम बेकार, रबिश का मतलब होता है एकदम बेकार। क्लास में भी कभी टीचर लोग बोल देते हैं कि एकदम रबिश है, रबिश का मतलब बेकार, किसी काम का नहीं। ऐसा वेस्ट जो नॉन डिकम्पोजेबल है, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट अपने आप में आज चिंता का विषय बना हुआ है, सरकार ने इस पर तो पाबंदी भी लगा दी है, बैन लगाया है। 19 प्रोडक्ट प्लास्टिक के, सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट पर बैन लगाया है 1 जुलाई 2022 से। डेट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए प्लास्टिक प्रोडक्ट है आपका, और अधिकतर मैक्सिमम जो ई वेस्ट है ये सब क्या है, नॉन डिकम्पोजेबल है। तो जो नॉन डिकम्पोजेबल होता है उसको हम कहते हैं नॉन पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, ये भी आपस में साइनोनिम्स है। तो रेफ्यूज, रेफ्यूज मतलब आप समझ लें कि डिकम्पोजेबल, जो भी डिकम्पोज है उसको हम रेफ्यूज के अंदर रखेंगे या गार्बेज के अंदर रखेंगे। तो कह रहा है हम किसको हम रेफ्यूज के अंदर नहीं रख सकते हैं, जो नॉन पुट्रिसेबल हो। नॉन पुट्रिसेबल का मतलब है जो नॉन डिकम्पोजेबल हो, जो नेचुरल हैबिटेट में खुद ब खुद आसानी से जल्दी से डिकम्पोज ना हो, उसको हम नॉन डिकम्पोजेबल कहते हैं। इसके अलावा पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, एक्सक्रीटा मतलब मलमूत्र जिसको कहते हैं, एसेज, राख, ये सब क्या है, डिकम्पोजेबल है। तो इस तीनों को हम रखेंगे रेफ्यूज़ के टर्म में, या रेफ्यूज़ टर्म इन सब के लिए यूज़फुल है। लेकिन जो नॉन पुट्रिसेबल वेस्ट है उसके लिए हम रेफ्यूज़ टर्म यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम गार्बेज रबिश टर्म यूज़ करते हैं। तो आंसर तो हमारा क्या होगा यहाँ का, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट देखिए,
बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आपके सिलेबस में है, जो भी सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं सब आपके सिलेबस में ही है। सिलेबस का यदि आपके पास होगा तो आप देखेंगे वो आपको मिल जाएगा। बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग आर, जो बेंगलोर प्रोसेस है कंपोस्टिंग और इंदौर प्रोसेस है कंपोस्टिंग का, वो क्या है आपस में। तो देखिए जो बेंगलोर है वो क्या है, एनएरोबिक है। बेंगलोर जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस है, वो एनएरोबिक प्रोसेस है, जबकि इंदौर मेथड ऑफ प्रोसेस क्या है आपका, एरोबिक प्रोसेस है। और एनएरोबिक, एरोबिक का तो मतलब आपको आसानी से पता होगा। एनएरोबिक मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंपोस्टिंग हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एनएरोबिक। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यदि कंपोस्टिंग हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एरोबिक। आसान है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग। हम आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ज़्यादा मतलब घबरा कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द रूटीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फॉर इट्स फिजिकल कंपोजिशन। कह रहा है कौन सा पैरामीटर हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, जनरली शामिल नहीं करते हैं रूटीन कैरेक्टराइजेशन। रूटीन मतलब क्या है, यदि आप डेली अगर अलग अलग सभी प्रकार के वेस्ट को आप देखेंगे, डस्टबिन भी कई प्रकार का डस्टबिन है, गीला कचरा के लिए अलग है, सूखा कचरा के लिए अलग है, डिकम्पोजेबल के लिए अलग है, ई वेस्ट के लिए अलग है, उसका कलर भी अलग अलग रहता है। मतलब सबको हम मतलब जो भी वेस्ट है उसके सोर्स पे ही, मेन पर्पस क्या है कि जो भी वेस्ट है उसको सोर्स पे यदि हम सेपरेट कर लेते हैं तो उसका जो है जो भी निपटारण करना है, सैनिटरी लैंडफिल वगैरह जो करना है, किसका कंपोस्टिंग बनाना है, किसको कंपोस्टिंग नहीं बनेगा, किसका हम पैरोलाइसिस करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे, यदि सब चीज़ सोर्स पे ही सेपरेट रहता है तो अच्छा हो जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा पैरामीटर को हम जनरली रूटीन में यूज़ नहीं करते हैं, रूटीन में उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, शामिल नहीं करते हैं, जब हम वेस्ट को उसके फिजिकल क्वांटिटी कंपोजिशन के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। तो देखिए एनर्जी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू का हम लगभग ध्यान नहीं रखते हैं, एनर्जी वैल्यू का हम लोग जनरली रूटीन में ध्यान नहीं रखते हैं। इसके अलावा डेंसिटी के बेसिस पर, मॉइस्चर कंटेंट और पार्टिकल साइज के बेसिस पर वेस्ट को हम अलग अलग कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, डी, एनर्जी वैल्यू। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ, व्हाट आर द गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। देखिए जहाँ भी लैंडफिल किया जाता है, आप देखे होंगे अपने शहर का, सिटी का जो भी वेस्ट होता है, ट्रक का ट्रक वेस्ट डेली कैरी करता है और वो कहीं कहीं ले जाता है, तो लैंडफिल कर देता है, मतलब भूमि को भर देता है, जो भी गड्ढा वाला भूमि रहता है उसको भर देता है। तो वहाँ से धीरे धीरे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस्ड होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे ही डिकम्पोज होगा, लेकिन जब डिकम्पोज होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पर गैस बनेगा, बैक्टीरिया तो सब जगह है। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस्ड होता है, तो मीथेन और CO2, मीथेन एंड CO2, CH4 एंड CO2। ध्यान रखें, CH4 एंड CO2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डायोक्सिन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस। डायोक्सिन अपने आप में गैस है, ये गैस कर रहा है कि डायोक्सिन गैस किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है, कंपोस्टिंग में, इंसिनरेशन में, सैनिटरी लैंडफिलिंग में या बायो फर्टिलाइजेशन में। देखिए डायोक्सिन गैस ये इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन प्रोसेस जहाँ भी होता है वहाँ पर डायोक्सिन गैस रिलीज होता है। इंसिनरेशन प्रोसेस अपने आप में फाइनेंशियली थोड़ा इसमें ज़्यादा खर्च लगता है। इंसिनरेशन प्रोसेस के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ। इंसिनरेशन क्या होता है, तो देखिए ये आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में इंसिनरेशन है, पायरोलाइसिस है, गैसिफिकेशन है, सब है। इंसिनरेशन में क्या है कि जो भी हमारा वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। पायरोलाइसिस और इंसिनरेशन में मेन जो क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट है कि एक को इंसिनरेशन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं और पायरोलाइसिस में हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में वहाँ पर वेस्ट को जलाते हैं, ये ध्यान रखें। तो डायोक्सिन गैस कहाँ रिलीज होता है, तो इंसिनरेशन प्रोसेस में ये डायोक्सिन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, द लीचेट इज एन इफ्लुएंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। लीचेट क्या होता है, एक प्रकार का इफ्लुएंट है। इफ्लुएंट मतलब क्या, कोई वेस्ट निकलता है, डिकम्पोजिशन के बाद कुछ वेस्ट निकलेगा, पानी की तरह निकलेगा, ठीक है, उसी को तो लीचेट कहते हैं। तो लीचेट एक प्रकार का इफ्लुएंट है, वो कहाँ से रिलीज होता है, तो होता है, देखिए दोस्तों, सैनिटरी लैंडफिल, जहाँ भी सैनिटरी लैंडफिल का साइट होता है, वो जगह होता है, तो गैस तो रिलीज होगा, गैस आपका कौन सा, मीथेन और CO2 रिलीज होगा, ओके, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन वहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में कुछ इफ्लुएंट नीचे से निकलते रहता है, उसको क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर, सैनिटरी लैंडफिल साइट से, ऑप्शन बी। 7th है,
द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW का मतलब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट क्या हो सकता है, उस बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट क्या है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का। तो ऑप्शन देखें, देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। कार्डबोर्ड एंड ग्लास, ग्लास भी क्या अपने आप में नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेदर एंड टिन कैन, लेदर तो बायोडिग्रेडेबल है लेकिन टीन, टीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन देखिए फूड वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट, ऑब्वियसली फूड वेस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। गार्डन वेस्ट में क्या हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, कुछ पुराना फूल का पौधा हो सकता है जो नीचे टहनियाँ ब्रांच वगैरह गिर जाए, ये सब क्या है अपने आप में बायोडिग्रेडेबल है। तो हमसे बायोडिग्रेडेबल के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8th नंबर है, द लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड। देखिए वो लिक्विड वेस्ट, यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ सॉलिड वेस्ट से भी लिए हुए हैं, कुछ लिक्विड वेस्ट से भी लिए हुए हैं जो आपके सिलेबस का है, तो दोनों से है। द लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कह रहा वो लिक्विड वेस्ट, लिक्विड के फॉर्म में जो वेस्ट निकलता है, जो या तो आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग आवासीय बिल्डिंग से निकल रहा हो या उद्योग वगैरह से निकलते रहता है कुछ लिक्विड वेस्ट के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैनिटरी सीवेज। क्या कहेंगे, सैनिटरी सीवेज। ओके, डोमेस्टिक सीवेज तो जो आपके घर से निकलता है उसको डोमेस्टिक सीवेज कहेंगे, लेकिन अगर रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया दोनों से निकल रहा है उसको कहेंगे हम सैनिटरी सीवेज कहा जाता है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी वेस्ट सुटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट। देखिए प्लास्टिक और रबर वेस्ट, आप जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट डिकम्पोजेबल नहीं है, इसको यदि इन्वायरमेंट आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये नुकसान ही करेगा, क्योंकि एज इट इज़ वहाँ पर आ रहेगा लाखों, मतलब सॉरी 50-60 साल 70 साल 100 साल के आसपास इसका लाइफ रहता है लगभग, इतना दिन तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा एज इट इज़। अगर आजकल प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए जानवर जा रहा है रास्ते में, कुछ पॉलीथीन में देखा बंद है, वो अपने मुंह चाहता है कि उसको हम खोलें, खोलता है तो उसको अंदर तो कुछ न कुछ मिल ही जाता है, साथ ही साथ खाने के दरमियान वो उस प्लास्टिक को भी खा लेता है, जिसके कारण कि उसके पेस्ट में ऐसे ही बार बार कलेक्ट होते रहता है, कलेक्ट होते रहता है और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ऑब्वियसली प्लास्टिक तो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो प्लास्टिक वेस्ट और रबर वेस्ट को मान लीजिए हमको ख़त्म करना है या उसको मतलब डिस्पोज करना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, तो उसका पायरोलाइसिस कर दें। क्या कर दें, पायरोलाइसिस कर दें, हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न कर दें, वही एक उपाय है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इसके बाद भी है कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल। देखिए सॉलिड वेस्ट का वो कौन सा डिस्पोजेबल मेथड है जो कि इकोलॉजिकली मतलब पर्यावरण के रूप से आपके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ओके, तो कंपोस्टिंग, ऑप्शन देखें तो कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग बेस्ट तरीका है। सैनिटरी लैंडफिल में भी क्या होगा, आपको गैस प्रोड्यूस हो सकता है, मीथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऊपर से लीचेट निकलता है, इंसिनरेशन डाइऑक्सिन गैस रिलीज होता है, पायरोलाइसिस जला तो देंगे आप, लेकिन वो उसके बाद जो राख बनेगा, जो भी एसेज होगा वो भी खतरनाक ही रहता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इकोलॉजिकली, अगर मोस्ट एक्सेप्टेबल है आपका कंपोस्टिंग। जो भी वेस्ट है आपका उसको आप सेपरेट कर लें, जो बायोडिग्रेडेबल है उसका आप कंपोस्ट कर लें। कंपोस्ट बनाने से क्या होगा, उसका आप यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। ओके, तो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव कौन है आपका, कंपोस्टिंग है। 11th, द टिपिकल डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, ऑब्वियसली डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब ऑफ वेल कंपैक्टेड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल इन द रेंज ऑफ। देखिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो मतलब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो भी होता है उसका लगभग डेंसिटी कितना होता है, टिपिकल डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, किस रेंज में पूछ सकता है डाटा, तो 900 से 1100 केजी पर मीटर क्यूब, 900 से 1100 केजी पर मीटर क्यूब आपका क्या होना चाहिए, ये डेंसिटी होना चाहिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का टिपिकल डेंसिटी कितना होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए, उसका रेंज क्या है, तो 900 से 1100 केजी पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो ये कुछ 10 से 11 क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस के लिए आप सबके लिए लाया था। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम आगे भी, ये ऑब्वियसली ये सारा क्वेश्चन आसान था, सारा क्वेश्चन आसान था, एक दो क्वेश्चन डायोक्सिन भला, ये सब क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें।
ओके, तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे भी हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी जो भी इसका प्रिपरेशन करें उसको भी शेयर करें, और जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।